नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 17 जो कि है हमारा द चार्ज। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 211 से लेकर 213 तक। 211 जो है वो है हमारा कंटेंट्स ऑफ चार्ज, कि यार चार्ज बनता है तो उसके कंटेंट क्या क्या होंगे, क्या क्या चार्ज में हम लिखेंगे, क्या क्या सीधी सी भाषा में, लैंग्वेज में, कि यार हम लोग क्या लिखेंगे क्या चार्ज में, कि इस आदमी का चार्ज बन रहा है तो क्या। तो सबसे पहला वही है सेक्शन नंबर 211 कंटेंट्स ऑफ चार्ज। तो देखते हैं क्या बात कर रहा है। तो सबसे पहला जो इसका सब सेक्शन 1 है वो क्या बात करता है कि यार सब की ऑफेंस लिखा जाएगा। सीधी सी बात है, चार्ज लिख रहे हैं तो सबसे पहले जो आदमी ने जो भी क्राइम कमिट किया, जो भी ऑफेंस किया है, वो पहले ऑफेंस लिखेंगे उसमें सबसे पहला। सब सेक्शन 2 बात करता है कि अगर उस लॉ ने उस ऑफेंस को कुछ नाम दिया हुआ है, जैसे कि मान लो मर्डर नाम दिया हुआ है एक ऑफेंस को, एक को कल्पेबल होमिसाइड दिया हुआ है, तो ऑफेंस का नाम दिया हुआ है। तो अगर किसी लॉ ने ऑफेंस का नाम दिया हुआ है, जो उसने ऑफेंस कमिट किया उसका नाम दिया हुआ है, तो आप ऑफेंस का नाम लिखोगे, आप ऑफेंस का नाम लिखोगे, ठीक है। और सब सेक्शन 3 बोलता है अगर ऑफेंस का नाम नहीं दिया हुआ, उस लॉ में ऑफेंस का नाम नहीं दिया हुआ, तो आप उतनी डेफिनेशन लिखोगे जितनी उसमें दी हुई है, उतनी जिस उस लॉ में कुछ डेफिनेशन तो दी होगी ना इस बारे में कि यार ऐसा ऐसा है, तो आप उतनी डेफिनेशन लिखोगे जितनी ज़रूरत है, जितनी जो एक्यूज्ड है, जिसको भी आप नोटिस भेज रहे हो, वो समझ जाए कि हाँ यार मैंने ये क्राइम किया है, उतनी आप डेफिनेशन लिखोगे। सब सेक्शन 4 बोलता है कि लॉ और सेक्शन ऑफ लॉ भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। लॉ मतलब जैसे कि मान लो आईपीसी का कोई ऑफेंस हुआ तो आपको आईपीसी लिखना पड़ेगा, और मर्डर किया उस आदमी ने तो सेक्शन 300 लिखना पड़ेगा। तो लॉ और सेक्शन ऑफ लॉ आपको मेंशन करना पड़ेगा चार्ज में, ठीक है। अब ऐसे ही हमारा अगला सब सेक्शन बोलता है कि जो चार्ज, कब हम बोलेंगे कि यार चार्ज बन चुका है, ऐसा कब बोलेंगे कि चार्ज बन चुका है, ठीक है। चार्ज कब बनेगा, सीधी सी बात है, चार्ज कब बनेगा, तो जब सारी लीगल कंडीशंस जो हैं, सारी लीगल कंडीशंस फुलफिल हो चुकी हैं क्राइम कमिट होने की। मतलब कि अगर मैं कब बोलूँगा यार कि मर्डर हो चुका है, कब बोलूँगा मर्डर हो चुका है, यार आदमी अगर ज़िंदा है तो मैं बोलूँगा क्या कि मर्डर हो चुका है, नहीं ना। मर्डर की सारी कंडीशंस क्या है कि यार हमने कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में देखा है, तो मर्डर इतना मैं डीप में नहीं जाऊंगा कि यार मैंने बंदूक से किसी को मारा, आदमी मर चुका है, क्या मतलब कि मैंने मर्डर कर चुका है, मर्डर मैं कर चुका हूँ, ठीक है। अब ये हो चुका है, ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो चुकी है, अब क्या चार्ज, हाँ चार्ज बन चुका है। सब सेक्शन 6 बोलता है कि जो चार्ज होगा वो कोर्ट की लैंग्वेज में होगा, जो भी कोर्ट की लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में चार्ज बनेगा, सीधी सी बात है। अब सब सेक्शन 7 जो है, जो लास्ट सब सेक्शन है, वो क्या बात करता है, वो ये बात करता है कि यार चलो एक आदमी है, जैसे कि मान लो मैं ही हूँ, मुझको कोई है ना पनिशमेंट मिल गई है। अब मैंने कुछ ऐसा प्रीवियस ऐसा ऑफेंस किया है जिसको अगर कोर्ट ध्यान में रखे तो ये जो मेरी जो पनिशमेंट है जो अभी मिल रही है वो या तो चेंज हो जाएगी या फिर ऐड हो जाएगी। मतलब कि अगर मेरे को 2 साल की मिल रही है और अगर प्रीवियस कन्विक्शन भी देखे कि यार मेरे को पहले भी ऐसी कुछ ऑफेंस मिल चुकी है, तो ये 3 साल की हो जाएगी या 4 साल की हो जाएगी या चेंज हो जाएगी पनिशमेंट, कि इसके साथ मुझको फ़ाइन भी देना पड़ेगा। ऐसी कुछ अगर पनिशमेंट चेंज होती है तो उस जो प्रीवियस कन्विक्शन है, अगर कोर्ट चाहे तो कर सकती है, जब जजमेंट पास करने से पहले ऐसा वो जो डिसीजन है वो ले सकती है कि यार या तो मेरी जो पनिशमेंट है, जो होने वाली पनिशमेंट है, वो या तो चेंज कर दे या फिर ऐड कर दे और पनिशमेंट ऐड कर दे। हमने वो स्टॉकिंग अगर आपने देखा होगा तो एक बार जो स्टॉकिंग करता है उसकी अलग पनिशमेंट है, बार बार जो करता है उसकी अलग पनिशमेंट है, वैसा ही। लेकिन जो प्रीवियस कन्विक्शन है ना, जो प्रीवियस ऑफेंस मैंने किया है, उसकी जगह, प्लेस, टाइम, ये सब चीज़ें और फैक्ट जो है वो चार्ज में लिखे होने चाहिए। प्रीवियस के जो चार्ज है, जो लेटेस्ट बना है, उसके बारे में, मेरे पिछले कन्विक्शन के बारे में सब कुछ लिखा होना चाहिए, तभी ऐसा कोर्ट करेगी। तो ये था हमारा लास्ट सब सेक्शन। अब अगर हम लोग इसके इलस्ट्रेशंस देखें तो ए वाला इलस्ट्रेशन अगर हम लोग देखें तो ए इज़ चार्ज विद द मर्डर ऑफ बी। ए जो है वो बी के मर्डर के लिए चार्ज्ड है। अब ये जो स्टेटमेंट है, कौन सी स्टेटमेंट, कि ए इज एक्ट फेल विद इन द डेफिनेशन ऑफ मर्डर, कि यार ए ने मर्डर किया है कि नहीं किया,
तो ये जो स्टेटमेंट है ये इक्विवेलेंट होगी, किसके इक्विवेलेंट होगी, दैट इट डिड नॉट फॉल विद इन एनी जनरल एक्सेप्शन में नहीं आ रहा वो केस, है ना, किसी भी 5 एक्सेप्शंस जो कि मर्डर के जो एक्सेप्शन है उसमें नहीं आ रहा वो केस, या फिर जो फर्स्ट एक्सेप्शन है ना, जो प्रोविजो के जो फर्स्ट मतलब किसी भी तरीके के कोई एक्सेप्शंस में नहीं आ रहा वो। अगर एक्सेप्शन में आएगा तो मर्डर नहीं है, अगर एक्सेप्शन में नहीं आ रहा है इसका मतलब वो मर्डर है। मतलब कुल मिला के क्या है कि मर्डर की जो कंडीशंस हैं वो फुलफ़िल हो रही हैं। यहाँ पर मैं वही बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि यार जो भी आप ऑफेंस कर रहे हो उसकी लीगल कंडीशंस फुलफ़िल हो रही हैं कि नहीं हो रही, तभी चार्ज बनेगा। चार्ज तभी बनेगा जब लीगल कंडीशंस फुलफ़िल होंगी उसकी। जब अगर उसकी लीगल कंडीशन ही फुलफ़िल नहीं हो रही तो ऑफेंस ही नहीं बनेगा, तो चार्ज तो क्या बनेगा। इसी का एक और एग्जांपल है कि ए इज चार्ज अंडर 326। अब 326 क्या है कि यार किसी को भी डेंजरस इंस्ट्रूमेंट से हार्म करना, बंदूक से, पिस्तौल से, तो ये यहीं पे ही दिया हुआ है कि यार जो ए है उसने बी को बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया है बाय शूटिंग या बाय गन मान लो आप। अब ये जो स्टेटमेंट है कि हर्ट, ग्रीवियस हर्ट किया है, ये किस में नहीं आ रहा, 335 में नहीं आ रहा। 335 क्या बोलता है कि यार हर्ट करना, लेकिन कब, जब आप किसी को बहुत बुरी तरीके से आप प्रोवोक कर रहे हो तब किसी सामने वाले ने हर्ट किया तो उसकी सज़ा कम है जब प्रोवोक करेगा वो आदमी। लेकिन यहाँ पर तो शूटिंग हुई है, ग्रीवियस हर्ट किया एक आदमी ने, तो वो जो है वो 326 में आ रहा है, वो 335 में नहीं आ रहा। तो ये जो है ना ये इक्विवेलेंट नहीं है, मतलब इक्विवेलेंट ही है कि यार ये जो 326 का केस है 335 में नहीं आ रहा, 326 में ही आ रहा है, इस तरीके की बात कर रहा है। मतलब कि हाँ 326 आप ये मान के चलो कि कोई ऑफेंस हो रहा है तो वो ही ऑफेंस हो रहा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, कुछ एक्सेप्शन नहीं लग रहा है, कुछ और नहीं हो रहा, ये बात कर रहा है। अब अगला इलस्ट्रेशन अगर आप देखो तो ए जो है वो या तो एक्यूज्ड मर्डर में है, ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, सिर्फ इतना नहीं है, मर्डर, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, एडल्ट्री, क्रिमिनल इंटिमिडेशन या फिर यूजिंग अ फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क। अब ये सारे ऑफेंस इस तरीके के हैं कि यार अगर मैंने आपके सामने नाम ही बोला तो आपको पता चल गया, तो ये लॉ भी ऐसा ही है इनके बारे में कि यार इन्होंने नाम दे दिया है। हमने क्या अभी डिस्कस किया था हमने कि यार लॉ ने अगर किसी स्पेसिफिक नेम दिया है किसी ऑफेंस को तो वहाँ पर आपको कुछ और लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्पेसिफिक नेम से काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये भी यही बोल रहा है कि ए जो है इन चीज़ों के लिए एक्यूज्ड है, अब यहाँ पर डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत है ही नहीं आपको, सिर्फ इतने से काम चल जाएगा। अब यहीं अगर आप डी वाला इलस्ट्रेशन देखो, अगला डी वाला इलस्ट्रेशन, तो ए जो है वो चार्ज किया है 184। अब 184 क्या है, इंटेंशनली ऑब्स्ट्रक्टिंग अ सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफर्ड फॉर सेल बाय द लॉफुल अथॉरिटी। अब ये जो है ये कोई एक नाम नहीं है, यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा, चार्ज में डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी कि यार क्या हुआ क्या है। यहाँ पर सिर्फ नाम लिखने से कि मर्डर किया है, थेफ्ट किया है, एक्सटॉर्शन किया है, इससे काम नहीं चलेगा। अगर ऑफेंस ही ऐसा है कि नाम ही नहीं दिया तो आपको डेफिनेशन तो लिखनी पड़ेगी, और जितनी ज़रूरत है एक्यूज्ड को पता होने के लिए। तो ये थे इलस्ट्रेशन हमारे। बात करें सेक्शन 212 की, तो बात कर रहा है कि टाइम और डेट लिखा होना ज़रूरी है। क्या, कैसे मैं बताता हूँ। सब सेक्शन 1 क्या बात करता है इसका कि यार कोई भी ऑफेंस हो रहा है तो उस चार्ज में आप क्या लिखोगे, टाइम और डेट लिखना कंपलसरी है कि यार ये जो ऑफेंस है ये किस टाइम पर, कौन सी डेट पर हुआ है, ये आपको लिखना ज़रूरी है। और अगर किसी आदमी के खिलाफ हुआ है या किसी चीज़ के खिलाफ हुआ है वो ऑफेंस, चोरी किसी चीज़ के खिलाफ होती है, मर्डर किसी आदमी के खिलाफ होता है, अगर ऐसा कुछ है तो आप वो भी लिखोगे। अगर किसी आदमी के खिलाफ या किसी चीज़ के खिलाफ हुआ है तो आप वो भी लिखोगे। तो ये कंटेंट्स हैं जो कि लिखना ज़रूरी है। टाइम एंड प्लेस तो है ही, किसी आदमी के खिलाफ या किसी चीज़ के खिलाफ हुआ है तो वो भी आपको लिखना, स्पेसिफाई करना ज़रूरी होगा। बात करें हम लोग सब सेक्शन 2 की, तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन या फिर किसी भी तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी के टाइम पर सिर्फ आपको ग्रॉस सम लिखोगे तो भी चलेगा। ग्रॉस सम तो आपको लिखना ही पड़ेगा, लेकिन इतना सफिशिएंट है, और एक्स्ट्रा आप नहीं लिखो तो भी चलेगा, लेकिन ग्रॉस सम आपको लिखना कंपलसरी है। ठीक है, ये तो एक चीज़ हो गई। अब बात आई है सेक्शन 209, इसी के अंदर मैं बात कर रहा हूँ सब सेक्शन 2 के अंदर, कि ये तो वो बात हो गई। अब एक 219 के बारे में बात कर रहा है। अब 219 क्या है कि 3 ऑफेंसेस अगर 1 साल के अंदर होते हैं, 1 साल के अंदर कब, 1 साल कितना मानोगे आप, वही 12 महीने के अंदर। अगर 12 महीने के अंदर 3 ऑफेंसेस होते हैं तो उनको एक ही चार्ज माना जाएगा। ऐसा तो 219 बात कर रहा है। तो इसका इससे क्या लेना देना मैं बताता हूँ।
तो ये बात ऐसा कर रहा है कि यार 219 के अंदर मतलब 3 ऑफेंस हुए, तो आप चार्जशीट कैसे फाइल करोगे उसमें 3 ऑफेंस की। तो इसमें साफ साफ ऐसा बोला गया है कि यार कि जैसे कि मानो मैं हूँ, मैंने 2 महीने पहले मैंने किसी की घड़ी चुराई थी, 4 महीने पहले मैंने किसी का बटुआ चुराया था, पर्स चुराया था, और 6 महीने पहले मैंने किसी का बैग चुराया था। ठीक है, अब ये सेक्शन ये बोल रहा है कि आप पर्टिकुलर आइटम स्पेसिफाई करने के बजाय एक मोटा मोटा आंकड़ा दे दो कि यार किस तरीके की आपने मूवेबल प्रॉपर्टी चुराई थी और कौन कौन से डेट के अराउंड चुराई थी, कि 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले, एक मोटा मोटा आंकड़ा। ऐसा नहीं कि आप आइटम स्पेसिफाई करवाओ आपने क्या चुराया था, क्या हुआ था, एग्जैक्ट डेट बताओ, इस टाइम पर इस एग्जैक्ट डेट नहीं, एक मोटा मोटा आंकड़ा मांग रहे हैं वो लोग कि यार सीधी सी बात है, 3 ऑफेंसेस हुए हैं, किसी को क्या याद रहेगा उस टाइम पर। तो यही बोल रहा है कि एक मोटा मोटा आंकड़ा दे दो, एग्जैक्ट चीज़ें आपको स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, एक मोटा मोटा आंकड़ा चल जाएगा कि आप मूवेबल प्रॉपर्टी डिस्क्राइब कर दो किस तरीके की थी, एक डेट बता दो किस अराउंड आपने क्या क्या किया था, बस ये मांग रहे हैं वो लोग और कुछ नहीं। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि यार यहाँ पर मांगे कैसे कि यार फर्स्ट ऑफेंस जो है एक महीने पे हुआ था और अगला तीसरा ऑफेंस जो है वो 12 महीने के, ये 12 महीने के अंदर वाली चीज़ होनी चाहिए, 1 साल के अंदर की वाली चीज़ होगी। तो चार्जशीट कैसी बनेगी, चार्जशीट एक ही बनेगी, भले 3 ऑफेंस हुए लेकिन चार्जशीट एक ही बनेगी 219 वाले केस में। बात करें हम लोग 213 की, तो बता रहा है कि यार चार्ज में मैनर कब आप लिखोगे कि यार किस तरीके से क्राइम हुआ है, कब ज़रूरी होगा। तो 211, 212 में हमने कुछ बातें डिस्कस करी कि यार चार्ज में ये चीज़ें होना ज़रूरी है, लेकिन यार ये चीज़ें हो गई 211, 212 में जो कंटेंट्स दिए हुए हैं, उसमें कंटेंट्स दिए हुए हैं कि यार ये लिखना है। अब हमने लिख दिए वो सारे कंटेंट, लेकिन अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि यार एग्जैक्टली ऑफेंस हुआ क्या है, किस तरीके से क्या ऑफेंस हुआ है, क्या चार्ज यार मेन चीज़ होती है, अब किस तरीके से ऑफेंस हुआ है क्या बताओगे किस तरीके से। तो वहाँ पर मैनर लिखना ज़रूरी हो जाता है। कैसे मैं बताता हूँ आपको, मतलब कि ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको इलिस्ट्रेशन ही इसमें दिए हुए हैं, इलिस्ट्रेशन में बताता हूँ कि यार मर्डर है, ए ने बी का मर्डर कर दिया। अब ठीक है, मर्डर हुआ है, मर्डर कैसे भी हुआ हो, लेकिन मर्डर की सज़ा तो वही है ना, कल्पेबल होमिसाइड मर्डर इधर नहीं बात कर रहा, मैं मर्डर की बात कर रहा हूँ कि ये साफ है कि ए ने बी का मर्डर कर दिया है। अब और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब यही बात आती है ना, क्या ए ने बी को चीटिंग कर दिया, चीटिंग हो गई, दोनों के बीच में चीटिंग हो गई। अब चीटिंग से आप क्या समझ लोगे, हाँ भले ही लॉ ने एक नाम दिया हुआ है, लेकिन यार चीटिंग से आप समझ क्या लोगे, किस तरीके से, क्योंकि हर तरीके की चीटिंग से यार आपकी रेपुटेशन को भी हार्म होता है, आपकी खुद को भी हार्म होता है, मनी वगैरह सब चीज़ों को हार्म होता है। तो किस तरीके की आपने चीटिंग करी, आपको हार्म क्या हुआ है, किस तरीके से पता लगाओगे। तो यहाँ पर मैनर लिखना ज़रूरी हो जाता है। नहीं आया कि आपको समझ में, आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि यार आपको कहाँ मैनर, मैं आपको एक ये लॉ से रिलेटेड नहीं अलग तरीके का एग्जांपल है, मैं आपको बताता हूँ कि यार मैनर वाली चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो एक एग्जांपल है कि यार आप बोलो यार दिमाग ख़राब हो रहा है, यार दिमाग ख़राब हो रहा है। अब यहाँ पे आपको समझ पाओगे, बस इतना समझ में आ रहा है दिमाग ख़राब हो रहा है, लेकिन क्या हो क्या रहा है आपको, यार गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई, यार बीवी से लड़ाई हो गई, यार इस तरीके। अब ये मैंने बोला तो आपको समझ में आया ना, बस यही चीज़ है कि यार आपको बस कि इस सेक्शन का मतलब ही यही है कि यार एक ही चार्ज में लोगों को समझ में आ जाए कि यार एग्जैक्टली हुआ क्या है आपके साथ, एग्जैक्टली क्या हुआ क्या है आपके साथ। कि तो जैसे कि हमको उसमें समझ में आ गया कि यार मर्डर हुआ है, ठीक है। अब ऐसे ही चीटिंग में आपको समझ में नहीं आया, तो चीटिंग में आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किस तरीके से भाई तुमने चीटिंग करी है, या इसने किस तरीके से चीटिंग करी है, वो बात हो रही है यहाँ पर। एक और एग्जांपल सीधा साधा कि यार अगर आप बोलो अरे यार उसने मुझे पागल बना दिया, यार पागल बना दिया, अब कि क्या हुआ क्या है भाई, पागल बना दिया मतलब। अब इसको आप इस तरीके से बोलो, मतलब स्पेसिफाई करो किस तरीके से पागल बनाया, कि भाई इसने बोला कि वो तुझे देख रही है, लेकिन वो तो मुझे नहीं, वो तो बगल वाले पिंटू को देख रही थी जिसने झूठ बोला मुझको। तो ये आपने स्पेसिफाई किया ना, तो यही वाली बात हो रही है कि आप बताओ कि क्या किस तरीके से क्या हो रहा है यहाँ पर। बस एक लास्ट आपको इलस्ट्रेशन दे देता हूँ कि इसमें एक और इलस्ट्रेशन दिया हुआ है कि यार पब्लिक सर्वेंट को रोका उसने अपना काम करने से, ए ने
पब्लिक सर्वेंट को रोका। अब यहाँ पर सिर्फ इतना बोलने से काम नहीं चलेगा, आपको भी समझ में आ रहा है कि यार क्या काम कर रहा था, कैसे रोका, कुछ तो यार गोली चला के रोका, रोका किस तरीके से, तो ये आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। मतलब कि आप खुद सोचो, अगर आप कोई स्टेटमेंट पढ़ रहे हो, आपको खुद समझ में आ रहा है कि यार क्या हुआ, क्या है यहाँ पर, मर्डर हुआ है, हाँ मैंने समझ लिया, मर्डर हुआ मैंने समझ लिया, थेफ्ट हुआ मैंने समझ लिया कि यार थेफ्ट हुआ है, लेकिन जब ऐसी बात आ रही कि यार ऑब्स्ट्रक्ट किया पब्लिक सर्वेंट को, तो कैसे ऑब्स्ट्रक्ट किया, ए ने लॉ ने कुछ डायरेक्शन दी थी तो डायरेक्शन नहीं मानी, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है क्या। तो दोस्तों ये था 211, 12, 13। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे हम लोग किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।